सिंह एक सीरीज लेकर आई हूँ 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज इस सीरीज का 13 डे है। ये जो सीरीज है वो स्पेशली मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए है। और इस सीरीज में हम डेली 30 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और हर वीडियो के एंड में, हर क्लास के एंड में मैं एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो सारे ही टॉपिक मैंने कवर किए हैं इसमें जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में स्पेशली पूछे जाते हैं। तो चलिए लास्ट क्लास का एक प्रश्न देखते हैं क्योंकि हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ लास्ट में। तो चेक करते हैं कि आपने जो कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था वो सही है या गलत है। तो लास्ट क्लास में मैंने प्रश्न पूछा था जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। तो भाई जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ होता है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है विभावना अलंकार। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये तो लास्ट क्लास का प्रश्न हो गया है ना। अच्छा, विरोधाभास यहाँ पे लिखा है, विरोधाभास अलंकार ये कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार जहाँ कारण तो हो लेकिन कार्य ना हो। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ दो वस्तुओं में समानता की स्थिति उत्पन्न हो और समानता के कारण भ्रम हो जाए तो वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिना कारण के कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा विभावना। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 351 नंबर का प्रश्न है और आज हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो को जब आप देखते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करा करें, है ना। आप लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा वीडियो कितनी पसंद आ रही है। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करा करें, आपके पास जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर करा करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और इसी तरह की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू चाहते हैं तो भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ये जो वीडियोस डेली अपलोड होती है ना इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो 351 नंबर का प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? शब्द क्या है? त्रिफला। इसका विग्रह क्या होता है? तो इसका विग्रह होता है तीन फलों का समूह। ऑप्शन में है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो त्रिफला में कौन सा समास है? तो समास में शब्दों का मेल होता है, इसका विग्रह है तीन फलों का समूह। तो जहाँ पर भी पहले पद में संख्या आ जाए और विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है तो वहाँ पर हमेशा होता है द्विगु समास। कौन सा समास होता है? तो वहाँ हमेशा मिलेगा आपको द्विगु समास। अव्ययीभाव समास इसका आंसर नहीं है, द्वंद्व नहीं है और कर्मधारय भी नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 352 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। इसका विग्रह होता है तन मन और धन। ठीक है, क्या होता है इसका विग्रह? तो तन मन और धन इसका विग्रह होता है। इसके अलावा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है जिसे मैं आज की क्लास में डिस्कस कर रही हूँ। और तन मन धन में कौन सा समास है? तो भाई इसमें है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, शब्द यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बीच में योजक चिन्ह और या एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन व्यापम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कई बार ऐसे डायरेक्ट शब्द दे दिए जाते हैं जहाँ पर योजक चिन्ह भी नहीं मिलता है और या एवं भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, शब्द को ध्यान से पढ़ना है और चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के विपरीत है ना। यदि आपको वो सारी चीज़ें ना मिले तो विपरीत ज़रूर देखें आप, एक ही शब्द में द्वंद्व समास मिल सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा द्वंद्व। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। संगम का सही संधि विच्छेद बताते हैं। भाई 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या है इसका विच्छेद? तो सेकंड ऑप्शन। देखो माँ में हलंत विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें हलंत लगेगा, सम धन गम इसका विच्छेद होगा। अब इसमें कौन सी संधि है? तो जब हलंत लगा है, आप बिल्कुल ध्यान में रखें इस चीज़ को कि यदि हलंत लगा है विच्छेद करने पर शब्द के सेकंड वाले दूसरे वर्ण के अंत में, तो फिर आप समझ जाना कि वहाँ पर है व्यंजन संधि। और एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, यदि किसी शब्द के पहले वर्ण में आपको अनुस्वार मिल जाए, ऊपर अम की बिंदी मिल जाए, तो आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद, तो इसका विच्छेद होगा अति धन आचार। सॉरी, गलत नंबर पर टिक हो गया।
इसका आंसर है डी वाला, अति धन आचार। ठीक है, तो अति का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अति के ता में छोटी की मात्रा आएगी, और आचार किस प्रकार से लिखा जाता है इसका भी ध्यान रखें। चार नहीं होगा, वो क्या होगा, आचार। अब इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, तो शब्द में जब आप शब्दों को देखोगे तो बीच में अर्धवर्ण के साथ या तो या मिलेगा या अर्धवर्ण के साथ वा मिलेगा। क्लियर है सबको, या तो अर्धवर्ण के साथ या मिलेगा या तो वा मिलेगा, और जहां पर भी ऐसा कुछ मिल जाए तो आप आंसर लगा सकते हैं यड़ स्वर संधि। चलो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मनः धन भाव के मेल से शब्द क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन देखो जरा, सारे ही ध्यान से पढ़ो बिल्कुल। और मनः धन भाव के मेल से क्या बनेगा, तो इसके मेल से बनता है मनोभाव। क्या बनता है, तो इसके मेल से बनता है मनोभाव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहाव शब्द में बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रत्यय बताना है जो कि शब्द के पीछे लगते हैं। तो बहाव में क्या प्रत्यय है, ऑप्शन में देखते हैं, बह, हाव, आव या आवा। तो बह, बह शब्द क्या है, ये तो धातु हो गई और इसमें प्रत्यय लगेगा यानी इसके पीछे लगेगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें आव प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आई होप आपको ये जो सीरीज़ चल रही है उससे काफ़ी हेल्प मिल रही हो। आप लोग कमेंट्स करके भी बिल्कुल बताया करो कि ये जो सीरीज़ चल रही है उससे कितनी हेल्प मिल रही है। और आप कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करो तो यदि कोई सजेशन भी देना चाहो तो सजेशन भी दे सकते हो। चलो, किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि किस में उपसर्ग नहीं है। तो भाई अपवाद में तो उपसर्ग है इसलिए आंसर नहीं होगा, और पराजय में भी उपसर्ग है, प्रभाव में भी प्र उपसर्ग है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय बताओ। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो और जो शुद्ध हो उस पे आंसर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए है उन्हें एक पुत्र है, बी है उनको एक पुत्र है, सी उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, देखो उन्हें एक पुत्र है ये तो गलत हो जाएगा, उनको एक पुत्र है तो उनको नहीं आना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, ये भी क्या हो जाएगा गलत। इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, वो है सी वाला, क्या कि उनका एक पुत्र है। वाक्य रसात्मकम काव्यम है ना, तो ये कथन किसका है, तो यह कथन ऑप्शन में देखो विश्वनाथ, राजेश्वर, श्रीहर्ष या भास, और इसका सही आंसर है विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ द्वारा कथित ये कथन है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और यह किसके द्वारा कहा गया था कथन, तो यह आचार्य विश्वनाथ द्वारा कहा गया था। इसलिए 360 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए वाला। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, भक्ति, वत्सल, शांत या करुण रस। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आप जब रस पढ़ोगे है ना, सारे ही रस को आपको लाइन से पढ़ना है। कौन सा रस कौन से नंबर पर आ रहा है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन सा है, तो श्रृंगार रस हो गया, 9वें नंबर पर कौन सा है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत रस। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शांत। रेलगाड़ी शब्द क्या है, तत्सम, देशज, विदेशज या संकर। देखो बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जो तत्सम शब्द है ना, ये पूर्ण रूप से संस्कृत के होते हैं। देशज शब्द देशी यानी हमारे देश में इनका जन्म होता है। विदेशज यानी जिनका जन्म विदेश में हुआ हो वैसे शब्द विदेशज कहलाते हैं। संकर क्या होते हैं, तो ये दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल को संकर शब्द कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से बने हों। तो रेलगाड़ी शब्द क्या है, तो भाई ये है संकर शब्द, क्योंकि रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का है, ठीक है, और गाड़ी शब्द है हिंदी का। तो अंग्रेजी और हिंदी के मेल से क्या बन गया, रेलगाड़ी, यानी रेल और गाड़ी के मेल से बन गया रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी क्या हो जाएगा फिर संकर शब्द। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, वह तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज।
तो जल्दी बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, जो कि दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, तत् धन सम। किसके मेल से बनते हैं? तो तत् धन सम के मेल से बनते हैं, जिसका मतलब होता है उसके समान। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। तो चारों ऑप्शन में से देखकर तद्भव यानी जो आपका हिंदी का शब्द है ना, उसकी पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर है मुंह। मुंह शब्द जो है वो तद्भव का है, बाकी ये जो चार ऑप्शन में दिए हैं वो तद्भव के शब्द नहीं है। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, ये जो ज्ञान ब्लैक कलर से लिखा है ना, आपको बताना है कि ये ज्ञान का भंडार में जो ज्ञान लिखा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप बताना है। वैसे तो सारे ऑप्शन को ध्यान के, क्योंकि ऑप्शन जो प्रश्न है उसमें तो ये गलत लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप ऑप्शन में पढ़ो। ज्ञान किस प्रकार से लिखते हैं? तो ज्ञान लिखते हैं ऐसा। बी ऑप्शन में जो लिखा है ना वो बिल्कुल शुद्ध है। एक चीज और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, तत्सम का कौन सा है और तद्भव का कौन सा है। ये जो बी ऑप्शन वाला है ना, ये तत्सम का है। ये किसका है? तो ये है तत्सम का। और ऊपर जो लिखा है ना, क्योंकि ये दोनों रूप में लिखा जाता है, लेकिन नीचे वाला शुद्ध है। ठीक है, ऊपर वाला ज्ञान किसका है? तो ये है तद्भव का। ज्ञान का तद्भव क्या होता है? तो ऊपर वाला जो ज्ञान लिखा है वह होता है इस वाले ज्ञान का तद्भव। ठीक है, चलो आते हैं अब अगले नंबर के प्रश्न की ओर। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर पता है क्या बताना है? उज्जवल जो लिखा है इसका शुद्ध रूप बताना है कि उज्जवल का शुद्ध रूप क्या है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तो इसका सही आंसर है बी वाला। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। उज्जवल कैसे लिखते हैं बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऊ आधा जा, फिर से आधा जा, फिर व लवल, पूरा जा नहीं आएगा। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वाला बताना है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम होता है ना, वो देखो यहाँ पे केवल लिखा है सर्वोत्तम। संसारिक नहीं होता है, वो सांसारिक होता है। और कीर्ति का जो का है इसमें भी गलत मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा इसमें आती है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है स्रोत। स्रोत जो है वो शुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन में जो लिखा है वो अशुद्ध है। सर्वोत्तम, संसारिक और कीर्ति तीनों ही क्या हो जाएंगे? अशुद्ध है। दिए गए शब्दों में फिर से शुद्ध वर्तनी करनी है और बताना है कि परीक्षा कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। इसका सही आंसर आप सभी लगा सकते हैं, जो कि कौन सा है? तो वो है बी वाला। कौन सा है? तो बी ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यह सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है या प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक होगा नहीं, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि उसने क्या कहा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, सरल वाक्य होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यों का मेल हो रहा है। पहली चीज तो उसने कहा है और क्या कहा है कि मैं घर जाऊंगा। तो दो वाक्यों के मेल करने के बाद बीच में कुछ शब्द आया है। वो क्या आया है? तो की आया है। तो अब देखो, दो वाक्यों का मेल संयुक्त में भी होता है, मिश्र में भी होता है, लेकिन क्या है ना, दोनों ही वाक्यों के मेल में जो शब्द आते हैं दोनों में ही अलग आते हैं। तो की किस में आता है? की आता है मिश्र वाक्य में। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा और इसमें की आया है, और ये की किसका शब्द है? मिश्र वाक्य। क्या इसका आंसर हो जाएगा फिर कौन सा वाला? मिश्र वाक्य। सरल जो संयुक्त वाक्य है ना, उसमें कौन से शब्द आते हैं दो वाक्यों के बीच में? तो उसमें आता है और, या, एवं, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु। ये सारे शब्द यदि मिल जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा? वाक्य संयुक्त वाक्य में। ठीक है, चलो दोस्तों 370 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो चारों ऑप्शन देखें और अल्प विराम बताएं। बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है सी वाला। तुम यह काम मत करो, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक। देखो, तुम यह काम मत करो, यहाँ पर मत शब्द आया है और यहाँ पर काम के ना होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा और ये किस में जाएगा? तो ये जाएगा निषेधवाचक वाक्य में। इसका 371 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। हो सकता है राम का काम बन जाए। क्या बोल रहे हैं? हो सकता है राम का काम बन जाए।
तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? तो शुरू में ध्यान से देखो, यहाँ पर लग गया हो सकता है। जहाँ पर भी शब्द में, वाक्य में आपको हो सकता है मिले, शायद मिले या आपको मिल जाए फिर संभवतः, क्या मिल जाए? संभवतः। तो बिल्कुल आप आंसर लगा सकते हैं वहां पर, कौन सा वाला? संदेहवाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 372 का आंसर हो जाएगा सी। रानी घर जा रही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो रानी घर जा रही है, यह है भाई सरल वाक्य। क्या है यह? तो यह है सरल वाक्य। दो वाक्यों का मेल नहीं हो रहा है, इसमें एक साधारण वाक्य है जहां पर कर्ता द्वारा कार्य के करने का बोध हो रहा है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न है कि किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा? तो ये कहलाता है विवेचन। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्षु? तो इसका आंसर है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मुमुक्षु। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या अज्ञ? तो थोड़ा जानने वाला कहलाता है अल्पज्ञ। ठीक है, थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द है अनाहुत। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार जरूर कर लें आप सभी लोग। आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ऐसा कोई प्रश्न जो आपको लगे कि नहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार आया है, जैसे कि मैं वीडियो में बताती भी चलती हूँ, तो आप लोग उसे नोट करें। यदि वो आपको एक बार में आपसे नहीं बनता है तो, है ना, फिर आप उसको रिवाइज करोगे अपने नोट्स में नोट करने के बाद, तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और कब हुआ? तो वो हुआ भाई 1953 में। ठीक है, 379 नंबर का प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो सबसे अति महत्वपूर्ण बात कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, जिसे हम सरकारी कामकाज में प्रयोग करते हैं। और हिंदी हमारे 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। और किस दिन इसे राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो इसका सही आंसर है सी वाला, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, यानी हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है, तो उसकी संख्या बताना है, 14, 15, 18 या 22। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। तो जो यदि आप वीडियो देखते हो आपको पसंद आए, क्योंकि देखो काफ़ी हेल्प हो रही है इन वीडियोज़ से आपकी। और एक चीज़ और बोलना है, सीईटी और एनआरए के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत हो आप सभी, है ना, क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हिंदी नहीं पढ़ना है, एमपीजी के नहीं पढ़ना है, तो मैं बता दूं अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसा ना हो कि एनआरए और सीईटी लागू ही ना हो, सीईटी के थ्रू आपका एग्ज़ाम हो ही ना और आप हिंदी और एमपीजी के छोड़कर बैठ जाएं, ये सोचकर कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो आपको उसमें एसएससी लेवल का, बैंकिंग लेवल का, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, अभी चेंज होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एमपी का एग्ज़ाम है और उसमें ये सारे सब्जेक्ट नहीं जाए। तो आप सारी ही चीज़ों को पढ़ो, सिलेबस अभी निश्चित नहीं है और अभी से पढ़ाई करके रखोगे तो आने वाले समय में बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।